अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। यह टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे नीट हो या जेई हो, प्रत्येक साल इस टॉपिक से 1 से 2 प्रॉब्लम्स पूछे ही जा रहे हैं। इसलिए आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझना काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग यह समझ ले कि एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि बचपन में आप लोग यह अवश्य सुने होंगे कि अर्थ के पास एक फिक्स्ड रेडियस होता है और एक फिक्स्ड मास होता है, और अर्थ पर जो दिन और रात होता है वह 24 घंटा का होता है। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि हमारे पास यह अर्थ है। तो बचपन में आप लोगों ने यह अवश्य सुना होगा कि अर्थ पर जो दिन और रात होते हैं वह 24 घंटों का होता है। क्लियर है? और आप लोग यह जानते हैं कि अर्थ के पास एक फिक्स्ड मास होता है और एक फिक्स्ड रेडियस होता है। क्लियर है? यदि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि अर्थ का मास तो सेम ही रहे, मास तो बदले नहीं, यानी कि इसका मास एम ही रहे, और रेडियस जो हो अपने इस ओरिजिनल रेडियस से हाफ हो जाए। क्लियर है? ओरिजिनल रेडियस 6400 किलोमीटर होता है और सडनली अचानक से अपने आप इसका रेडियस हाफ हो जाता है, यानी कि 3200 किलोमीटर हो जाता है। तो अर्थ पर जो दिन और रात होंगे वह कितने घंटों का होगा, इसके बारे में बचपन में आप लोग जरूर सुने होंगे कहानियों के माध्यम से। तो जब अर्थ का रेडियस अपने वर्तमान रेडियस से आधा हो जाएगा और मास सेम ही रहेगा, तो अर्थ पर जो दिन और रात होंगे वह 6 घंटों का होगा। यह हम लोग बचपन में कहानियों के माध्यम से सुने हैं। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग 11वीं की कक्षा में आकर के इसी चीज को मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि यदि अर्थ का रेडियस सडनली अचानक से अपने ओरिजिनल रेडियस का हाफ हो जाएगा, तो अर्थ पर जो दिन और रात होंगे वह 6 घंटे का होगा। क्लियर है? ठीक। तो इसे मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। क्लियर है? ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को पढ़ने से पहले हमें एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। क्लियर है? ठीक। तो यदि हम लोग एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इस पर बेस्ड जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल है वह आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। और जब हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा तो तब हम लोग यह सत्यापित कर सकते हैं या मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं कि अर्थ का मास यदि सेम रहे और अर्थ का रेडियस अचानक से आधा हो जाए तो अर्थ पर जो दिन और रात होंगे वह मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझना होगा, और हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ लिया था। क्लियर? और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने इस मोमेंटम टर्म को डिफाइन किया था और हमने यह बोला था कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called linear momentum। क्लियर है? और हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज में इस मोमेंटम टर्म को डिफाइन कर लिया था। उसमें हम लोगों ने बोला था कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? ठीक। यानी कि अगर किसी पार्टिकल का मास m हो और वह पार्टिकल किसी वेलोसिटी v वेक्टर के साथ मूव कर रहा हो तो उस पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, उसे यदि हम लोग P से इंडिकेट करें तो P वेक्टर बराबर होता है m इंटू वी वेक्टर, जहाँ v जो होता है वह सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया जाता है। क्लियर है? यह हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अच्छी तरह से समझ लिया है। क्लियर? ठीक। तो यदि हम लोग इस मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दे, मास को किससे रिप्लेस कर दे?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दे एंड इस वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दे, तो हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और इस एंगुलर वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वही कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो एंगुलर मोमेंटम किसको हम लोग बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उसी इफेक्ट को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप नोट कर लीजिए, एंगुलर मोमेंटम इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? तो एंगुलर मोमेंटम क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट होता है। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग इस एंगुलर मोमेंटम के डेफिनेशन को कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्लियर है? हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक m मास का पार्टिकल है और यह पार्टिकल इस इंस्टेंट पे v वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। किस पाथ पे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल के पास एक लीनियर मोमेंटम होगा और यदि लीनियर मोमेंटम को p वेक्टर बोल दे तो p वेक्टर बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा? m इंटू वी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। यदि हम लोग एक यहाँ पे रिफरेंस पॉइंट चूज कर ले, यहाँ पे क्या चूज कर लेते हैं? रिफरेंस पॉइंट चूज कर लेते हैं और इस रिफरेंस पॉइंट को O बोल दे, क्या बोल दे? O बोल दे। तो इस O पॉइंट के अबाउट यानी कि इस रिफरेंस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। मान लेते हैं कि यह पोजीशन वेक्टर है और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं आर वेक्टर। क्या बोल देते हैं? आर वेक्टर बोल देते हैं। तो इस पार्टिकल के पास इस लीनियर मोमेंटम के अतिरिक्त इस पॉइंट के अबाउट, इस लीनियर मोमेंटम से भिन्न एक मोमेंटम एसोसिएट हो जाता है जिस मोमेंटम को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? क्लियर है? यदि हम लोग रिफरेंस पॉइंट को इस पॉइंट पे ना चूज करके कहीं और चूज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर रिफरेंस पॉइंट को चूज कर लेते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं O डैश पॉइंट। क्लियर है? तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा और इस वेक्टर को बोल देते हैं आर डैश वेक्टर। क्या बोल देते हैं? आर डैश वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है? तो भी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल के पास इस लीनियर मोमेंटम से भिन्न एक दूसरा मोमेंटम एसोसिएट हो जाता है और वही मोमेंटम कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। क्लियर है? ठीक। तो यदि हम लोग इसी स्ट्रेट लाइन पे यानी कि जिस स्ट्रेट लाइन पे यह पार्टिकल मूव कर रहा है उसी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम लोग रिफरेंस पॉइंट चूज कर ले तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। एंगुलर मोमेंटम जीरो। क्लियर है? इसको हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो क्यों हुआ। अभी फिलहाल इतना ही समझ ले कि इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यह पता चल गया होगा कि यदि हम लोग रिफरेंस पॉइंट को चेंज कर देते हैं तो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक सर्कुलर पाथ है और किसी इंस्टेंट पे एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वह v है। कितना है? लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर है। क्लियर? ठीक। तो पार्टिकल से एक लीनियर मोमेंटम भी एसोसिएट होगा। यदि उस लीनियर मोमेंटम को p वेक्टर बोल दे तो हमें क्या मिल जाएगा? लीनियर मोमेंटम बराबर p इक्वल टू m इंटू वी मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। इस सर्कुलर पाथ का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मान लेते हैं कि सर्कुलर पाथ का यहाँ पे सेंटर है। क्लियर है? तो इस सेंटर के अबाउट इस पॉइंट का मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कुछ ये वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? और यह पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि आर वेक्टर है। कितना वेक्टर है? आर वेक्टर है। क्लियर है? तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल के पास इस लीनियर मोमेंटम से भिन्न
एक दूसरा मोमेंटम एसोसिएट होता है, उस मोमेंटम को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्लियर है? ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक कर्व्ड पाथ है, यह हम और किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे है और इस पार्टिकल का मास क्या है, m है। क्लियर है? और इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो v वेक्टर है। कितना वेक्टर है? v वेक्टर है। तो इस पार्टिकल के पास इस इंस्टेंट पे जो लीनियर मोमेंटम होगा उसे यदि p वेक्टर बोल दे तो p वेक्टर कितना हो जाएगा, m इंटू v वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। और यदि हम लोग कहीं रिफरेंस पॉइंट यहाँ पे चूज कर लेते हैं, यहाँ पे एक रिफरेंस पॉइंट चूज कर लेते हैं, तो इस रिफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे यदि हम लोग r वेक्टर मान ले, क्या कौन सा वेक्टर मान ले, r वेक्टर मान ले, तो इस पार्टिकल के पास इस लीनियर मोमेंटम से भिन्न इस पॉइंट के अबाउट एक अन्य मोमेंटम एसोसिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपको यह पता चल गया होगा कि जब किसी भी पार्टिकल से कोई लीनियर मोमेंटम एसोसिएट होता है तो उस पार्टिकल से किसी अन्य रिफरेंस पॉइंट के अबाउट एक एंगुलर मोमेंटम भी एसोसिएट हो जाता है। क्लियर है? तो जैसा कि हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखा है कि p वेक्टर बराबर क्या होता है, m इंटू वी वेक्टर, और v, यह जो v होता है वह सेंटर ऑफ मास का लिया जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो यदि हम लोग इस मोमेंटम को चेंज करना चाहें, मोमेंटम को क्या करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो हमें उस सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक उसी तरह से यदि हम लोग किसी पॉइंट के अबाउट किसी पार्टिकल का हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर ले और उस एंगुलर मोमेंटम को क्या करना चाहें, चेंज करना चाहें। क्लियर है? एक बार और सुन लीजिए। किसी पॉइंट के अबाउट किसी पार्टिकल का हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, और हम उस चाहते हैं कि उस एंगुलर मोमेंटम के वैल्यू को चेंज कर दे या उस एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर दे, तो हमें उस सिस्टम पर एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना होगा। क्या लगाना होगा? एक्सटर्नल टॉर्क लगाना होगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि लीनियर मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है सिस्टम पर, ठीक उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें क्या सिस्टम पर लगाना होता है, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना होता है। क्लियर है? यहां से आप एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं कि जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन के लिए मोशन का जो टोटल इफेक्ट होता है वह क्या कहलाता है, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम कहलाता है। ठीक उसी तरह से रोटेटरी मोशन में मोशन का जो टोटल इफेक्ट है वह टोटल इफेक्ट एंगुलर मोमेंटम से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप 3 स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। व्हेन मास इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हैज लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। व्हेन ए मास रोटेट्स अबाउट सम पॉइंट ऑब्लिक एक्सिस देयर इज मोमेंटम एसोसिएटेड विथ रोटेशनल मोशन कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? ठीक। थर्ड स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। एज नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिमिलरली नेट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि एंगुलर मोमेंटम का जो फिजिकल डेफिनेशन है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हम लोग अगले वीडियो में एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।